Hello and welcome back to Canvas IQ, guys. Hope you all doing well in your life. So what we are going to do today? Today's topic is activation and threshold energy, which is one of the most important topic in both board. In both board means CBSE and ICSE. दोनों के दोनों जो टॉपिक हैं ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर साल जो इनके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो CBSE हो या ICSE हो, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, ये दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर साल आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। इवन इसी टॉपिक से जब मैं थोड़ा आगे और आने वाले लेक्चर में इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो इससे रिलेटेड एक इक्वेशन आती है जिसको हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अरेनियस थ्योरी बोलते हैं, फिर अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो मैं उसको भी कवर करूँगा। बट फिलहाल पहले ये जो मेरा लेक्चर नंबर 6 है केमिकल काइनेटिक्स का, 12th केमिस्ट्री का, इसमें मैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है मैं इनको अच्छे से कवर करूँगा, ठीक है। चाहे मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाना चाहूँ, मैं अच्छे से कवर करूँगा। हाँ, इसके बाद जो आने वाला जो लेक्चर होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और मेरे को लेंदी लेक्चर रखने नहीं है, तो जो मैं कह रहा था आपको इससे पहले वाली वीडियो में कि मैं बहुत जल्दी ही लेक्चर ख़त्म कर दूंगा, मतलब इस 7-8 लेक्चर में मैं चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा। हो सकता है थोड़ा 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है। बट मेरा काम आपको ऑलरेडी पता है, ये जो मैंने आप यूट्यूब चैनल बनाया है ये किसके लिए बनाया है, आपको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ पे बेसिक्स कवर करता हूँ, और बेसिक्स जब तक आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको भी पता है कि आप कुछ कर नहीं पाओगे, बोर्ड में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बोर्ड ही होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे इन दोनों टॉपिक्स को, ठीक है। ग्राफ के थ्रू भी मैं समझाऊंगा, और जितना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा वो मतलब आपका ये रहेगा कि बेस अच्छे से क्लियर कर देगा। उसके बाद आने वाले जो लेक्चर रहेंगे उसमें मैं एक्टिवेशन एनर्जी का जो मोस्ट और भी आगे आने वाला जो पार्ट होता है इंपॉर्टेंट, उसको भी कवर करूंगा, ठीक है। बट फिलहाल ये बेसिक पार्ट है और काफ़ी अच्छा है, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप एक्टिवेशन एनर्जी को भी बहुत ही ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी डाउट, मतलब अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट रहता है, तो प्लीज़ पहले तो आप क्या किया करें, कमेंट कर दीजिए करें, ठीक है। मतलब जितने कमेंट हो सकते हैं आप सब कमेंट में डाउट पूछ लिया करो, मैं उसमें रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि भाई कमेंट में नहीं हो सकता आपसे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दे दूंगा। उस कम्युनिटी में आप अगर ज्वाइन करते हो तो आप वहाँ से डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट हो जाओगे, और वहाँ पर जो भी आपको डाउट रहेंगे आप वहाँ से क्लियरली डाउट मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, वहीं पे ही मैंने एक और जो कम्युनिटी में ही मैंने एक ग्रुप बना रखा है PDF एंड इंपॉर्टेंट नोट्स का, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या PDF नोट्स भी डालता रहता हूँ। तो अगर आपको उसको भी ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको कुछ ऐसे शॉर्ट्स केमिस्ट्री के जो होते हैं टॉपिक जिनको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं जो, तो मैं उनको बहुत ही अच्छी एडिटेड वीडियोज़ में अपने जो इंस्टाग्राम चैनल है मेरा कैनवस IQ का, वहाँ पे मैं बहुत ही अच्छी वीडियो एडिट करके डालता हूँ। और अच्छी वीडियो एडिट करने का मतलब मेरा ये है कि ऐसा कंटेंट क्रिएटर वैसा वाला नहीं, मतलब कि मैं टॉपिक को बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ, काफ़ी अच्छे एनिमेशन के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ के थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये दोनों के दोनों एनर्जी हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में आई थिंक आपने शायद 11th केमिस्ट्री में सुना भी होगा, ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे, ठीक है। उस केस में आपने जब हम वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ते हैं, है ना, या फिर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पहले से ही सुना हुआ है। तो इतना तो हमको आइडिया है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी होती क्या है। बट मुझे तो पता है बच्चे कैसे होते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों को ध्यान रहता है नहीं, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं उसके लिए बैठे हुए, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ। तो चलिए पहले समझते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी में हम आएंगे, बट थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है पहले देखो। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट को चाहिए होती है, ताकि रिएक्टेंट रिएक्शन को स्टार्ट करके प्रोडक्ट बना दे। नहीं समझ में आया? बड़ा ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको, जैसे यहां पे देख लो, अगर आपको मैं कह रहा हूं कि एक रिएक्टेंट है, तो इस रिएक्टेंट को मैं जब तक एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराऊंगा जिससे वो क्या दे दे, मेरे को प्रोडक्ट दे दे, तब तक मेरी रिएक्शन होगी नहीं, ठीक है। तो अगर इस रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी जो कि केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस कर सके, और उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी के हेल्प से रिएक्टेंट के थ्रू मेरे को क्या दे दे, प्रोडक्ट दे दे,
ठीक है। तो यही होती है मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में समझाया है। बट अगर डेफिनेशन में देखोगे तो आप देखना यहाँ पे कि इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी। अब वो एनर्जी जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको जरा नोट्स लिखने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो अब देखो, होप सो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर हुआ हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड ही एक्टिवेशन एनर्जी भी होती है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे थ्रेशोल्ड एंड एक्टिवेशन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है उससे आपको कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसके बाद मैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपको समझाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों एक्चुअली में होती क्या, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ एक्टिवेशन एनर्जी की, तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, बट थोड़ा सा एक्सेस में। ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत ही कम, ठीक है, मतलब जितनी मेरे को थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है लेकिन उससे थोड़ा सा कम एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको जितनी आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उतना ही आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी चाहिए होती है, नहीं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, बट कैसे, एक्सेस में। अब ये वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, रिएक्टेंट के थ्रू एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक ऐसी मिनिमम एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही चाहिए होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, जो कि रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर दे किसमें, प्रोडक्ट में, ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आपका केमिकल रिएक्शन को प्रोसेस करने के लिए चाहिए हुई होती है जो एनर्जी, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू समझाऊं तो इट इज द मिनिमम एक्सेस एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट्स टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। भाई अगर उनको केमिकल रिएक्शन करना है तो रिएक्टेंट को एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी ही पड़ेगी जो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से थोड़ी सी कम होगी। तो मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे मिनिमम एक्सेस एनर्जी, और जब मैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू आपको समझाऊंगा आपको वहां पे भी क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो बड़े ध्यान से सुनना, एंड सो दैट टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। सो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अब जो मेरी पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल एनर्जी लगी है ना, वो किसके इक्वल में आ जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। और ये जो बात आपको समझ में आएगी, मैंने फिर बोल दिया, ग्राफिकल मेथड में ही समझ में आएगी, ठीक है। तो उसके लिए फिलहाल पहले हम क्या करते हैं, ये जो इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है ना, इसका थोड़ा ध्यान देते हैं कि ये इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स हमको सिखाता क्या। भाई देखो, जब रिएक्टेंट स्टार्ट होने वाला होता है, मतलब रिएक्टेंट रिएक्शन को स्टार्ट करने वाला होता है, तो रिएक्टेंट के पास खुद ब खुद, मतलब उसकी खुद की पहले से ही एक अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास रहती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये क्या है, ये प्रोडक्ट है। तो ये तो प्रोडक्ट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, प्रोडक्ट तो बहुत दूर की बात है यहाँ तक बनने का। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी रिएक्शन मेरी स्टार्ट हुई नहीं है, तो जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट हुई नहीं है ना, तो उससे पहले ही रिएक्टेंट की क्या थी, अपनी खुद ब खुद उसके पास अपनी खुद की एक एनर्जी थी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। मान लो आपने उसको क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। समझ रहे मेरी बात को, मैं कह रहा हूं कि जो रिएक्टेंट है, किस केस में रिएक्टेंट, जब रिएक्शन मेरी स्टार्ट ही नहीं हुई, जब ना मेरा एक्टिवेशन एनर्जी है ना मेरा थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उस केस में रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की पहले से ही इंटरनल एनर्जी बची हुई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी बोलते हैं। तो यही एनर्जी होती है हमारे पास, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और अगर आपको अब समझ में आना आए, मतलब अगर आपको अब समझना है ये वाला पॉइंट, कौन सा वाला, कि ये टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी के केस में जो लाइन आई थी ना, कि टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो क्यों आई थी, ये इसलिए आई थी क्योंकि आप देखना, अगर मेरे को थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो कि पहले से ही प्रेजेंट रहती है रिएक्टेंट के पास, और दूसरा मेरे को चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। और इन दोनों को मैं जोड़ के बनाता हूं आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स होते हैं आपके, ठीक है। तो होप सो आपको क्लियर हुआ हो, मैं समराइज कर देता हूं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ध्यान से सुनना। थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है आपकी रिएक्टेंट के थ्रू
चाहिए होती है, मतलब जो रिएक्टेंट को एक ऐसी एनर्जी चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ताकि वो कन्वर्ट किस में हो जाए, प्रोडक्ट में। मतलब वो रिएक्टेंट क्या दे दे आपको, प्रोडक्ट। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिएक्टेंट को चाहिए होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, टी से भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद में आपसे बोलूंगा एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट को चाहिए होती है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए, बट ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है, इसलिए यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा मिनिमम एक्सेस एनर्जी। ठीक है, और ये क्यों चाहिए होती है, ताकि उसके बाद क्या हो सके, जो टोटल एनर्जी होगी हमारी रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी के। इसलिए मैं कहता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी को जब आप इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के साथ ऐड करते हो तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यही मेरे पास जो बेसिक था, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही था। होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ इसको तुरंत नोट करिए, क्योंकि अब मैं आपको समझाने वाला हूँ ग्राफिकल मेथड के थ्रू। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि है क्या। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को, अब आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि है क्या। ठीक है, चलिए फिर। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप लोगों ने 7 सितंबर को वो जो ब्लडी मून देखा होगा, तो होप सो मैंने आपको बोला भी था कि मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो अगर जिसने ब्लडी मून देखा होगा इंडिया में, तो वहाँ पे नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ऐसा लिख देना कि हाँ सर मैंने देखा, मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये बोल रहे थे कि सर वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या हुआ, बोला कि बादल आ रखे थे, हमको तो दिखा ही नहीं। लेकिन उम्मीद है किसी न किसी को तो दिखा होगा। ठीक है, तो जिसको दिखा होगा कमेंट सेक्शन में ऐसे वेव कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर आप पहले इसको क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू चलता हूँ। चलिए गाइस, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ग्राफिकल मेथड के थ्रू कि ये जो एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, या थ्रेशोल्ड एनर्जी है, या इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये होती क्या है। ठीक है, देखो मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए हम पहले चलते हैं थोड़ा छोटी क्लासेस में। आप सभी ने पढ़ा होगा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, और होप सो सभी को पता भी रहता है कि एंडो एंड एक्सो होता क्या है। एंडो में हमारे पास जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब होती है, एंड एक्सो में जो हीट होती है हमारे पास वो रिलीज होती है, हम सभी को पता है। ठीक है, और होप सो आपको पता ही होगा, नहीं पता है ना तो समझ जाओ बेटा, फिर आपकी नैया मतलब डूबने वाली है, या फिर डूबने की कश्ती में लगी हुई है। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में मेरे पास जो डेल्टा एच होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो डेल्टा एच होता है वो नेगेटिव। अब अगर किसी को ये भी नहीं पता डेल्टा एच क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। डेल्टा एच होता है मेरे पास इंथैल्पी। डेल्टा मीन्स चेंज एंड एच मीन्स इंथैल्पी, तो चेंज इन इंथैल्पी होता है हमारे पास। ठीक है, मैं बताऊंगा ये भी कैसे निकलता है। भाई देखो, फिलहाल पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता होगा, ये होता है मेरे पास रिएक्टेंट। ठीक है, और ये होता है मेरे पास प्रोडक्ट। देखो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहीं पे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों बना रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा कि मैंने प्रोडक्ट को ऊपर बनाया, यहाँ पे रिएक्टेंट को नीचे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास रिएक्टेंट है और ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्शन मेरी स्टार्ट हुई, होती गई होती गई होती गई, और उसके बाद इस तरीके से मेरे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। हम सबको पता है ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। ठीक है, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखना जरा यहाँ पे, ये जो देख रहे हो कि यहाँ पे जो पहले मैंने रिएक्टेंट को एनर्जी मिलती गई, उसको एनर्जी मिलती गई, और एक पीक टाइम आया कि जब वहाँ पे रिएक्शन मेरी जब स्टार्ट हुई, एक पीक टाइम आया यहाँ तक, यहीं तक ही गई। इट मीन्स जो एनर्जी चाहिए थी रिएक्टेंट को रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसको कहाँ तक चाहिए थी, बस यहीं तक ही। तो ये पीक है, मान लो मैक्सिमम पीक है, यहीं तक कि आपको एनर्जी मिली है। तो इसको जो मैक्सिमम पीक होती है ना, जो ये वाला जो एरिया होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं पता है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं हम इसे, ट्रांजिशन स्टेट। और या फिर आप इसको बोल सकते हो इंटरमीडिएट। क्या बोल सकते हो आप इसे, इंटरमीडिएट, जो कि कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। भाई ध्यान रखना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए आपको एक इंटरमीडिएट बनाना ही पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, नहीं समझ में आया तो मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये है आपके पास, ठीक है, ए बी प्लस सी डी, मान लो आपके पास ये रिएक्शन थी। ठीक है, तो इसने क्या बना दिया, इसने बनाया आपके पास ए डी प्लस
BC, मान लो इसने ये बना दिया, ठीक है। तो इसका जो इंटरमीडिएट होगा ना, तो ये क्या है आपको दिख रहा होगा, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो डायरेक्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे नहीं पहुंच पाया, पहले वो क्या हुआ, पहले उसने इंटरमीडिएट बनाया, जो कि एक हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट होती है, जो कि एक अनस्टेबल स्टेट होती है। और उस स्टेट में हमको पता लगता है कि किसके साथ बॉन्ड बन रहा है, किसके साथ बॉन्ड टूट रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ये था मेरे पास, तो ये A और B था, और ये था C और D था। तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, यही होती है मेरे ट्रांजिशन स्टेट। बड़े ध्यान से देखना, ये देखो इस तरीके से देख रहा मेरी उसको, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्ड बने हुए हैं, और उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से कर लो, या फिर थोड़ा ना रुक जाओ, ऐसे लिख लो इसको, D और C को नीचे लिख लो, अब सही है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इससे क्या समझ रहे हो आप, इससे आप ये समझ रहे हो कि A और B के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और A और D के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी D और C के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और C और B के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो यही तो होती है मेरे पास इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट, जो कि मेरे पास अनस्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता कि किसके साथ बॉन्ड बन रहे हैं, किसके साथ बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इतना क्लियर हो जाता है कि मतलब आपको यहाँ पे इतना क्लियर पता लग जाएगा कि किसके साथ बॉन्ड बन रहे हैं और किसके साथ बॉन्ड टूट रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे कि आपको पता था AB + CD थी, और वो क्या कर रहा है, वो AD + BC बना रहा है। बट हुआ क्या, आपने देखा कि बॉन्ड तो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं भाई, ये देखो AD के साथ बॉन्ड बन रहा है और B C के साथ बॉन्ड बना रहा, तभी तो मेरे पास रिएक्शन हो रही है ना, तभी तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो हो रहा है ना, ये सब बीच में हो रहा है। मैक्सिमम जो जहां पे मैक्सिमम एनर्जी जो मिल जाती है ना, ये यहाँ तक पीक तक वहीं पे, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, फिर इंटरमीडिएट जो कि अनस्टेबल होता है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाएगा, तो ठीक है, उसके बाद बनाए प्रोडक्ट। तो मतलब पहले रिएक्टेंट की रिएक्शन यहाँ आई, फिर यहाँ से प्रोडक्ट पे गई। समझ रहे मेरी बात को? तो होप सो आपको क्लियर हुआ हो एग्जांपल के थ्रू कि ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है। और हर रिएक्शन में ना, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली, देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि इंटरमीडिएट बनाते ही बनाते, बहुत सारे के मैक्सिमम, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली, जो इंटरमीडिएट बनाने ही नहीं देती, वो डायरेक्टली क्या कर देती है, वो डायरेक्टली आपके पास प्रोडक्ट बना के दे देती है। ऐसी भी रिएक्शंस होती है बहुत ज़्यादा, जो कि काफ़ी फास्ट रिएक्शंस होती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन भी बोल सकते हैं उनको, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम टॉपिक पर वापस आ जाते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं कि हो क्या रहा है ये, ठीक है भाई। देखो अभी तक तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा कि इंटरमीडिएट या फिर ट्रांजिशन स्टेट होती क्या है। अब बड़े ध्यान से देखना है इधर कि मैंने आपको बोला कि यहां से लेके यहां तक की, ये देख रहे हो, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो एनर्जी है ना, पूरी की पूरी जो एनर्जी है, इसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, इसको TE बोलते हैं, ठीक है। TE थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब कहां से, जितना अमाउंट ऑफ चाहिए था, किसको चाहिए था, रिएक्टेंट को, कब चाहिए था कि वो क्या कर ले, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो ना, रिएक्टेंट को नीड थी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की, ताकि रिएक्टेंट मेरा किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यही है, मतलब पीक यहीं तक की एनर्जी चाहिए थी उसको, बस उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। हर रिएक्टेंट में, हर रिएक्शन में अलग अलग एनर्जी होती है, ठीक है भाई। किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को बहुत कम चाहिए होती है, लेकिन एक पीक आएगा कि कितनी चाहिए। तो वो जो पीक आता है ना, जितनी चाहिए ही चाहिए, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मैंने आपको बोला यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी एनर्जी है आपकी, वो क्या आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। समझ रहे मेरी बात को? होप्स आपको क्लियर हुआ। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, मैंने आपको बोला कि इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास बहुत पहले से प्रेजेंट रहती है रिएक्टेंट के पास, जब वो रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं होती, पहले से खुद की उसकी प्रेजेंट रहती है एनर्जी। तो ये एनर्जी, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया इंटरनल एनर्जी, इसकी रिएक्टेंट की, ठीक है। अब आप बोलोगे सर थ्रेशोल्ड एनर्जी भी आ गई, इंटरनल एनर्जी भी आ गई, अब एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ है? तो देखो समझ में आ गया होगा आपको, जरा देखना जरा ध्यान से यहाँ पे। यहां तक तो आपके रिएक्टेंट के पास खुद की एनर्जी थी, यहां तक तो रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की एनर्जी थी, लेकिन अब उसको अगर कन्वर्ट होना था, मतलब उसको अगर रिएक्शन परफॉर्म करनी थी, केमिकल रिएक्शन, तो उसको थोड़ा और एनर्जी चाहिए थी। और थोड़ा और एनर्जी उसको पता है कौन सी चाहिए थी? उसको चाहिए थी ये वाली, देखो जरा ध्यान से, ये वाली, यहां से लेके यहां तक की, जो यहां से लेके यहां तक की जो थोड़ा और एनर्जी चाहिए थी उसको, किसको? रिएक्टेंट को। उसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। देखो कितना इजी सा कॉन्सेप्ट, तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। समझ रहे हो? तो यार दिमाग लगाओगे ना, सब कुछ होगा, मैं कह रहा हूँ। और मजा आता है ना जब ऐसे टॉपिक्स होते तो, बढ़िया लगता है कि अरे वाह वाह सर
सही हो गया है ना। देखो बड़े ध्यान से देखो, मैंने बोला कि किसी भी रिएक्टेंट को अगर कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में तो उसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक की जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है वो होती है मेरी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। फिर मैंने बोला इंटरनल एनर्जी भी होती है रिएक्टेंट के पास, तो रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी भी थी, तो मैंने जिसको आई नाम दे रखा, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि अगर इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट के पास पहले से ही है तो उसको एक और अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी कि वो क्या कर पाए, केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर पाए या फिर स्टार्ट कर पाए। और वही ये कौन सी एनर्जी चाहिए उसको, ये वाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि क्या कर सके, रिएक्शन को मेरा एक्टिवेट कर सके। समझ रहे मेरी बात को। तो यही होता है मेरे पास एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो चलिए अब जरा मैं आपको और आगे का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो ये तो है मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, होप सो ये समझ में आया हो, टीई क्या होता है, ईए क्या होता है और आईई क्या होता है। चलिए अब देखो, अब एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि डेल्टा एच पॉजिटिव था मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन में। कैसा था, पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव आया है, तो अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक जो एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा थी। नहीं समझे, ज्यादा कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो ना, यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी थी वो उसने बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करी, क्योंकि देखो ना यहां से लेके यहां तक तो उसको एनर्जी मिल रही थी, तो उसने यहां से लेके यहां तक एनर्जी ली, जितनी एनर्जी वो ले सकता था उसने लिया, मतलब एब्जॉर्ब किया। तो यहां पे उसने होल्ड कर दिया। अब उसके बाद जब उसका प्रोडक्ट बनाना था तो उसने इतनी एनर्जी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। कितनी करी, यहां तक तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी रिएक्टेंट ने। अब उसके बाद जब उसको प्रोडक्ट बनाना था तो यहां से डाउन के लिए नीचे नीचे आता गया। इट मींस वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो मतलब जितना उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है उतनी एनर्जी उसने क्या, रिलीज नहीं करी है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि उसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी है और कम एनर्जी उसने क्या करी है, रिलीज करी है। बोल सकते हो ना आप ये, ठीक है। तो मैं बस यही कह रहा हूं मैं और आपको कि बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो ज्यादा एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और कम एनर्जी को रिलीज करता है, तो उस केस में हमारे पास वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को। तो एक बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है पॉजिटिव साइन क्यों देता है, ठीक है। तो और दूसरी तरीके से आप ये भी देख सकते हो, देखो ऐसे भी देख सकते हो, ये देखो, ये कि जो प्रोडक्ट से लेके ये जो यहां से, ये बिल्कुल एंड से यहां से लेके यहां तक की और यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, जो आपके पास एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट में जो एनर्जी लग रही है आपकी, ठीक है, उन दोनों के केस में अगर आप देखोगे तो यहां पे प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, यहां पे रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है। तो मतलब अगर आपको एंथैल्पी पॉजिटिव में निकालनी है तो कैसे निकलती है आपको पता होगा, ई प्रोडक्ट माइनस ई रिएक्टेंट, हमेशा ऐसे ही निकलता है। अगर आपको पॉजिटिव साइन दूसरी तरह से समझना है कि ये पॉजिटिव साइन आया कैसे, तो आप ये बोल सकते हो कि सर देखो ना, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट से अगर देखा जाए बिल्कुल ग्राउंड स्टेट, यहाँ से देखेंगे हम रिएक्शन की प्रोग्रेस से, तो यहाँ से देखा जाए तो सर यहाँ पे तो जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी थी वो ज़्यादा है और जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी थी वो क्या है, वो कम है सर, वो क्या है, वो कम है। तो इट मीन्स अगर मेरे को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन करते हैं, याद करो 11 केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सॉरी, करते हैं ना। तो हमने क्या किया भाई, ज्यादा में से कम को माइनस कर दिया, इसलिए तो क्या साइन है, पॉजिटिव आया, तभी तो मेरे पास क्या आया, एंथैल्पी पॉजिटिव आई। हो गया भाई, दूसरे तरीके से भी क्लियर हो गया, समझ रहे हो ना। तो इसमें आप क्या समझे, इसमें आप समझे कि रिएक्टेंट ने ज्यादा एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, मतलब रिएक्शन ने एनर्जी को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया और बहुत ही कम रिलीज किया। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो होप से क्लियर हुआ होगा आपको, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो इस चीज का बस ध्यान रखना। चलिए, तो ये वाला केस तो हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये वाला केस तो हमारा क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं इधर वाले पे। देखो भाई एक्सोथर्मिक, अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया हुआ, अब आपको समझ में आएगा। देखो बड़े ध्यान से देखना भाई, मैंने यहाँ पे बनाया रिएक्टेंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बनाया प्रोडक्ट, यही सेम वही कहानी, एक पाथ होगा उसका अपना खुद का, ये एक रास्ता है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये पाथ है रिएक्शन का प्रोडक्ट तक जाने का, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट तक जाने के लिए पाथ है। वैसे सेम यहाँ पे भी एक पाथ है मेरे पास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट पे जाने के लिए, ठीक है। आपने बोला सर वही कहानी दोबारा से रिपीट हो जाएगी, कौन सी कहानी भाई, आपको पता है ऑलरेडी कि भाई मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो होगी मेरे पास थ्रेशोल्ड एनर्जी,
क्या होगी मेरे पास ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, फिर आपने बोला सर यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो हो गया मेरे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अरे यही होगी। ठीक है, फिर आपने बोला सर एक सेकंड ना, थोड़ा मैं इसको डॉट डॉट करके दिखा देता हूँ वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरी एनर्जी थी इसी को तो मैंने बोला एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ तक तो सब बच्चों को क्लियर आ गया कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या। अब देखो, अब यहाँ पे समझो कि नेगेटिव क्यों है। भाई देखो, रिएक्टेंट ने एनर्जी को, मतलब देखो यहाँ तक इतना एनर्जी उसको चाहिए था, यहाँ तक का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था उसको, यहाँ तक का ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए था, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। जब पीक में आ जाता है, जब पीक में चीजें आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यहां तक, क्योंकि इतना एनर्जी उसको चाहिए, किसको रिएक्टेंट को चाहिए किस में कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो मैंने उसको क्या नाम दे दिया, मैंने बोला उसको ये आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी भी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी है नॉट थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो भाई यहां तक तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपने बोला कि सर यहां तक तो बिल्कुल सही है, मेरे को पूरा डाउट क्लियर हो गया, बट अब मुझे अब ये चीज बताइए कि रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी यहां तक, फिर उसके बाद इतनी एनर्जी उसने क्या करी, रिलीज करी। समझ रहे हो, जैसे यहां पे देखो, यहां पे इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी और फिर इतनी एनर्जी उसने रिलीज करी। तो आप देख सकते हो कि इस केस में रिएक्टेंट ने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करी और कम एनर्जी रिलीज करी है। सेम इस केस में देखो अब, लेकिन इस केस में थोड़ा सा उल्टा है कि रिएक्टेंट ने एनर्जी कम एब्जॉर्ब करी है, लेकिन रिलीज कितनी करी है उसने, ज्यादा रिलीज करी है। कैसे करी है, ज्यादा रिलीज। देखो ना, यहां से यहां तक उसने एब्जॉर्ब किया और यहां से यहां तक तो उसने रिलीज ही कर दिया इतनी ज्यादा। तो अब आप समझ गए होंगे। और दूसरी तरीके से नेगेटिव क्यों आया है एंथैल्पी एक्सोथर्मी के केस में, ये देखो जरा भाई, यहां से लेके यहां तक का, सिर्फ यहां से लेके यहां तक का देखो, इंटरनल एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट देखो या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट देखो, ज्यादा किसका है, आप बोलोगे सर रिएक्टेंट का। और मैंने क्या बोला था, एंथैल्पी कैसे निकलती है, ये तो सभी को पता होगा। ये जो डेल्टा एच होता है, चेंज इन एंथैल्पी, कैसे निकलती है आपने बोला सर ये निकलती है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ऐसी तो होता है 11th थर्मोडायनेमिक्स, यही तो पढ़ा था हमने। तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कर लो, तो प्रोडक्ट का कम है और रिएक्टेंट का ज़्यादा है, तो कम में से ज़्यादा को माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही आएगा। इसलिए मेरे पास जो डेल्टा एच होता है वो क्या आता है, नेगेटिव आता है। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो यही तो है टॉपिक आपका, यही तो है, यही तो मैं समझाना चाह रहा था। अभी क्लियर हुआ कि मैंने क्यों बोला यहाँ पे कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है वो सम होती है, किस किस का सम, इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। देखो ना कैसे भाई, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो दो टाइप की एनर्जी में ब्रेक डाउन हो रही है। एक इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो कि पहले से ही रिएक्टेंट के पास रहती है, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और एक जो उसको चाहिए होती है रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, कि एक एनर्जी तो उसके पास खुद की है, अब बोला थोड़ा और मिल जाए जिससे मेरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, जिससे मैं केमिकल रिएक्शन में चला जाऊं, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी। इन दोनों के सम को मैंने ऐड कर दिया, मेरे पास क्या आ गया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। हो गया सारा डाउट क्लियर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको ना जब आगे आने वाली वीडियो में मैं टॉपिक समझाऊंगा तो मैं और अच्छे से कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो मैं लेक्चर में कवर करूंगा वो मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक सिर्फ एनर्जी चाहिए और हो गया, बस इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और रिएक्शन बन गई हमारे पास। बहुत और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं हमको, जैसे ओरिएंटेशन का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे पास रिएक्टेंट को कन्वर्ट करने के लिए प्रोडक्ट में। क्योंकि भाई आपने एक टॉपिक आएगा कोलिजन थ्योरी, ठीक है, तो वो भी इसी में हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिक जो है इसका इंपॉर्टेंट कि ओरिएंटेशन भी एक और ऐसा फैक्टर है कि जिसमें मेरे पास ये जो रिएक्शंस है ना वो डिपेंड करती है कि किस तरीके से हमारे पास रिएक्टेंट से कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बन रहा है। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, तो यही था आज का मेरा टॉपिक, होप सो आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, और मैं इससे आने वाले लेक्चर में इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड ही चीज़ों को मैं कवर करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं अरेनियस इक्वेशन को भी कवर करूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो थ्योरेटिकल में ये आ सकता है, ग्राफ के केस में, किसी भी केस में आ सकता है, लेकिन ये आएगा जरूर, इतना मैं आपको कह रहा हूँ, चाहे वो ICSE हो या फिर CBSE हो। ठीक है, कोई भी बोर्ड के लिए हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ
अगर आपको डाउट रहता है कोई भी तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट को अपने डाल सकते हो, आसानी से मैं रिप्लाई करूंगा। बट अगर आपको कमेंट में डाउट नहीं करने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कम्युनिटी का लिंक दे दूंगा, उस पर जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करिए और मेरे से 1-on-1 बात कर सकते हो, और वहाँ पे जो भी डाउट आप डालोगे मैं वहाँ पे आराम से आपके डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट कंटेंट डालता हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट रहता है मेरा। ठीक है, तो आप देखना ज़रूर, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कैमवर्स IQ जो कि मेरा इंस्टाग्राम चैनल नेम है, मैं वहाँ पे उसको भी पुट कर दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। तो होप सो आप लोगों का जितना भी एक लाइक या फिर शेयर, कमेंट या फिर सब्सक्राइब, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी आगे वीडियो और बनाने के लिए। ठीक है, सो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, तो फिर तब तक के लिए चलते हैं फिर। ओके, गुड बाय, सी यू, टाटा।